गाइस आज हम फाइनल रिवीजन करेंगे अपने कल के एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे जो चैप्टर आने वाले हैं वो हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे को कल के एग्जाम में। ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन आ रहा है आपका, सर्कल, टेंजेंट, इंटरसेक्टिंग कोड, और ये मेंसुरेशन में आपका सिलेंडर कोन स्फीयर वाला जो पार्ट है कट गया इसमें। और फिर हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ एंड हाइट डिस्टेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी। देखो वैसे तो हमने ये सभी चैप्टर्स आपको अपलोड कर चुके हैं, इनके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको इसका बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। वैसे तो बच्चों ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अब यहाँ पर हम रिवीजन की बात करने वाले हैं। तो रिवीजन पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर है रिफ्लेक्शन 162। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट एकदम रिवीजन दिया जाएगा जिससे कि आपको सभी बेसिक इसके क्लियर हो जाएंगे और आप मोस्टली इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे अपने एग्जाम में जाकर। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था हमारा ये। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या सीखा था कि आप किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे करते हो, कि आप जैसे हम लेट करते हैं कि कोई मिरर है हमारा, जैसे मान लेते हैं मिरर है और इसके यहाँ पर कोई पॉइंट है, आपका यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरी साइड जाकर कैसे बनेगा, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल था ये हमारा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट एक्स वाई है तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस में करेंगे तो बिल्कुल ये सेम डिस्टेंस पर इधर हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स वाली वैल्यू सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है किसका, वाई वाली वैल्यू का, अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सिंपल देखो, अगर ये कंफ्यूजिंग होता है तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है कि किसका साइन चेंज होना है किसका नहीं। तो सिंपल आपको देखना है कि अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कह रहा है, इधर पॉइंट रखा, तो बिल्कुल इसको सेम इतने ही डिस्टेंस पर इधर बना दो, ठीक है। कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते, बस साइन चेंज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते, बस साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये 3 2 है तो इधर आकर भी 3 2 होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर जो हमारा वाई होता है वो माइनस का होता है। आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि क्वाड्रेंट में सबसे पहले ये प्लस प्लस का होता है। क्यों होता है प्लस प्लस का? क्योंकि ये वाली साइड प्लस की होती है हमारी और ये वाली भी साइड, वाई वाली भी साइड प्लस की होती है। फिर ये वाला कितना होता है, ये हमारा माइनस प्लस का होता है। क्यों होता है माइनस प्लस का? क्योंकि एक्सिस में माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है, पता ही है आपको ये। एंड ये हमारा माइनस माइनस का होता है। क्यों माइनस माइनस का होता है? इसमें दोनों ही क्वाड्रेंट आपके, दोनों ही तो कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज़ होंगी हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम एब्सिसा भी कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ओके। तो ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं दोनों ही माइनस की आती हैं, इस तरीके का होता है इसमें कोई पॉइंट -2, -3, ओके। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक्स भी माइनस का होता है और वाई माइनस होता है। इसमें आ जाते हैं हम, तो इसमें एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का। आपको पता है सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की वैल्यू, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, ओके। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे तो आपको दोनों वैल्यू बतानी है। एब्सिसा पूछे जो है सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है और ऑर्डिनेट पूछे तो सिर्फ वाई की वैल्यू, ओके। फिर हमने इसमें रिफ्लेक्शन सीखा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ओरिजिन के लॉन्ग, ओके। तो हम जैसे भी पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं वो वैल्यू हमें मिल जाती है। तो जैसे हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो ये यहाँ पर इधर आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि एक्स एक्सिस में सिर्फ वाई का साइन चेंज हो जाता है। वाई एक्सिस में करेंगे तो किसका साइन चेंज हो जाता है, एक्स का साइन चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से करते हैं। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस प्लस का है तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसका रिफ्लेक्शन हम करो ओरिजिन में करेंगे तो ये प्लस माइनस का है तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस का हो जाएगा, वाई प्लस का हो जाएगा इधर आकर। तो वो तो आपको यहाँ पर नॉलेज मिली गई है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में साइन, किस कोऑर्डिनेट में, किस क्वाड्रेंट में साइन किस तरीके के होते हैं आपके, ओके। तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है जो हमारा एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन होता है, इसे एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ओके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे जरूर आएगा आपका एक। जैसे इनवेरिएंट पॉइंट वाला हमने क्वेश्चन कराया था आपको कि इनवेरिएंट पॉइंट किसे कहते हैं, कि ऐसा पॉइंट जो चेंज ही ना हो रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में ही कर दें हम, तो इसको क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट पॉइंट होगा, ओके। Any point that remain unaltered under a given transformation is called an invariant. When a point A 50 is reflected on the x-axis, the coordinate of its image is also 50. The coordinates remain unchanged. The coordinates remain unchanged है तो ये x-axis में क्या है, invariant point है। Point 50 is said to be invariant under the reflection in x-axis. तो हम ए पॉइंट को इन्वेरिएंट कह सकते हैं अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस में ये चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग ये इन्वेरिएंट नहीं होगा, ओके। तो ये बताया था, इसमें हमने इनके क्वेश्चंस किए थे। इसमें आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसा, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ओरिजिन में कैसा रिफ्लेक्शन होता है। एक्स इजिकल्स टू 0 के अलोंग रिफ्लेक्शन क्या जाता है, तो एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन क्या होती है हमारी, एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन क्या होती है हमारी, वाई एक्सिस। एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन क्या होती है हमारी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन। क्यों? क्योंकि एक्स पर सभी, वाई पर सभी एक्स की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई इजिकल्स टू 0 लाइन। ये वाई इजिकल्स टू 0 लाइन है हमारी, इसको हमने डिटेल में समझाया था आपको, ओके। और अगर आपको करना है थोड़ा सा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हैं, इसका बेसिक पार्ट।
तो एक्स एक्सिस को वाई इजिकल्स टू जीरो लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस को एक्स इजिकल्स टू जीरो लाइन, ये याद रखना है। तो अगर वो कह रहा है कि एक्स इजिकल्स टू जीरो में रिफ्लेक्शन करना तो मतलब वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करना, वाई इजिकल्स टू जीरो में रिफ्लेक्शन करना मतलब एक्स एक्सिस में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। ओके, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन डबल डैश जैसे कह देता है तो उसका मतलब रिफ्लेक्शन के बाद अगेन रिफ्लेक्शन करना होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ओके, तो इस तरीके का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारा। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एक रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन दे देता है। जब कभी किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन दे देता है तो फिर आप कुछ भी याद मत रखो, ग्राफ पर इस पॉइंट को बनाओ और सीधा इसका रिफ्लेक्शन कर दो। जैसे मान लेते हैं पी पॉइंट है हमारा कितना -1,3। अब आपको इसको एक्स इजिकल्स टू 2 लाइन के अलोंग क्या करना है, रिफ्लेक्शन। तो आप देखो ये इस एक्स इजिकल्स टू 2 लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, तो कितने डिस्टेंस पर है 1 2 3 डिस्टेंस पर है हमारा। तो इधर से भी 3 डिस्टेंस पर आगे चले जाओ, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5,3 और इधर इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस रहता है। बस इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से किए थे हमने क्वेश्चन। तो इसमें बस यही है हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हमारे क्वेश्चन जो आते हैं हमारे क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं हमारे। इसमें जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दिया है हमें कि यूज अ ग्राफ पेपर प्लॉट द गिवन 6,4 एंड B,0, तो इसको प्लॉट करना, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन, पहले इनको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना, तो A डैश B डैश मिलेगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश B डैश के कोऑर्डिनेट लिख दोगे। इस तरह से ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर, इस ज्योमेट्रिकल फिगर का नेम जब आप इनको ज्वाइन करोगे A डैश B डैश को, तो क्या मिलेगा, इसका पेरीमीटर फाइंड कर दोगे। ठीक है, सिंपल। तो पेरीमीटर वगैरह अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल हम कैसे कर देते हैं, उसकी सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं। तो इसका क्या आ जाता है हमारे पास, पेरीमीटर आ जाता है। तो जैसे हमारा ग्राफ है कि ए पॉइंट है 6,0, ए पॉइंट है यहाँ पर 6,4, सॉरी 6,4, तो यहाँ आ जाएगा ये 6,4। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट है। बी पॉइंट है 0,4 एक्स एक्सिस पर 0 पर, वाई पर क्या जाना है 4 जाना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0,4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी पॉइंट। ओके, नाउ अब क्या करना है, इनका रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्ट एंड बी इन द ओरिजिन, इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है। अब बताओ इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो ये ओरिजिन इसके लिए यहाँ पर है, इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में इधर हो जाएगा, तो बिल्कुल ये 4 डिस्टेंस पर इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0,-4। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी डैश। इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा 6,4 इधर आ जाएगा, बिल्कुल ये हमारा 6,4 इधर आ जाएगा पॉइंट, -6,-4 हो जाएगा ए डैश। अब आपको ज्वाइन करना है ए बी ए डैश बी डैश, तो क्या बन रहा है देखो आपका, ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, सिंपल। अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, बात ये आती है कि इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस मिल रही है आपको सेम, ये डिस्टेंस आपको पता चल रही है कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, ये 6 डिस्टेंस है और ये भी 6 डिस्टेंस है, ये तो 6 और 6 हो गई शायद। लेकिन ये वाली लेंथ कितनी होगी, इसके लिए आप इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे। इसके लिए आप जैसे आपको ए डैश बी निकालना है तो इसके लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे इन दोनों पॉइंट के बिटवीन। जैसे हम कर देते हैं x2 - x1 तो -6 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और ये -8 का स्क्वायर 84, 4 4 जा 84, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 84 कह रहा हूँ 64, सॉरी 8 से 64 होते हैं ना, और ये 64 ये 100 हो रहा है और ये कितना आ रहा है 10, इसका मतलब ये 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा होगा हमारा, इसको भी फाइंड करेंगे हम। दोनों ये 10 10 20 और 6 और 6 12 20 और 12 कितना हो गया 32 पेरीमीटर हो गया। सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। क्वेश्चन आपके लॉन्ग में किस तरीके के आ रहे हैं, 2 मार्क्स के आ रहे हैं आपके, 2 मार्क्स के आ रहे हैं, और ये आ रहा है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन से आ रहे हैं, सर्कल से आ रहा है, ठीक है, सर्कल से या फिर मेंसुरेशन सर्कल या हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहे हैं, जो हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सर्कल से भी आ सकते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्शन से भी आ सकते हैं, सिंपल किसी भी चैप्टर से आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पार्ट्स भी दे सकता है वो, जैसे सर्कल वाला क्वेश्चन दिया तो उसमें पार्ट दे देगा कि आप ये वाला एंगल फाइंड करो, उसमें 3 एंगल दे देगा, ये फाइंड करो, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर हमारा बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर हमारा सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था किस तरीके से कि अगर किसी भी लाइन पर एक पॉइंट होता है तो उसको किस टाइप से डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूले में सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो देन अगर कोई पॉइंट है मान लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, तो और ये किस रेशो में डिवाइड करता है इसको, m1 और m2 में, तो ये x और y की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होती है, आप कैसे कर सकते हो इसको, x2 m1, ठीक है, x2 m1 इस तरीके से लिख सकते हो, x2 m1
प्लस x1 m2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर बुक में देखो किस तरीके से लिखा है, m1 x2 करके लिखा है बुक में, कैसे m1 x2 लिख दो या तो x2 m1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 इस तरीके से लिख सकते हो आप अपॉन m1 प्लस m2। या फिर y की वैल्यू m1 y2 या y2 m1 भी लिख सकते हैं प्लस m2 y1, और इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है m1 से स्टार्ट करो, आप m2 से भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप m1 लोगे तो इधर वाली वैल्यू लोगे और m2 लोगे तो इधर वाली वैल्यू लोगे, ठीक है। x के साथ सभी x की वैल्यू आती है और y के साथ सभी y की वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पर m1 y2 और m2 y1 आएगा और डिवाइड में m1 प्लस m2, ओके, इस तरीके से आते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके के पुटअप होते हैं हमारे, कि आपको ये अननोन कर देगा, ये वाला रेशियो दे देगा 3:2, ये वाली वैल्यूज दे देगा, तो आपको इन सभी को वैल्यू को रख के इसको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी कभी वो एक वैल्यू दे देगा, ठीक है, कभी कभी वो एक वैल्यू दे देगा। ये वाला क्वेश्चन आता है कि अगर लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है या वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, ये वाला क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, जैसे इसमें दिया है। फिर इसके बाद देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला बता देते हैं आपको। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया हमारा, ऐसी मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारा, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारा कि x इजिकल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये वाला रेशो इक्वल हो जाएगा, अगर ये वाला रेशो इक्वल हो जाएगा 1 1 रखोगे तो x1 प्लस x2 आएगा हमारा, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सिंपल। इससे आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो। मिड पॉइंट में आपको मिड पॉइंट दे देता है कभी कभी, साइड वाली वैल्यू नहीं दे देता, तो उन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स वाला भी क्वेश्चन है इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड भी करता है, जिसमें हम x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 करते हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा एंड सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल के सेंट्रोइड निकालने का, क्या x1 प्लस x2, तीनों जो कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू होंगी पहले उनको प्लस कर देंगे और फिर y की वैल्यू प्लस कर देंगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय y3 डिवाइड बाय 3, y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, तो इससे सेंट्रोइड आ जाता है। बात करते हैं कि क्वेश्चन में जो हमारे सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आते हैं हमारे उसी टाइप के। ये सबसे पहले देखो, ये तो रेशो दे रखा है इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन व्हाट रेशो इट इज द लाइन सेगमेंट 2 -3 and 5 6 डिवाइड्स बाय द x एक्सिस। ये किस रेशो में इन दोनों पॉइंट को x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा ये बताना। तो जब कभी भी x एक्सिस डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट्स लिए हैं, इसने क्या 2, -3 और क्या लिया है हमारा 5, 6। इसमें कह रहा है कि x एक्सिस डिवाइड करता है तो x एक्सिस डिवाइड करेगा तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू तो कुछ होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y की वैल्यू 0 ही होगी, ये कंफर्म है। क्यों, x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इसके पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, इसके पॉइंट लिखते हैं 1, 2, 0 इस तरीके से, मतलब y की वैल्यू 0 होती है यहाँ पर। ओके, अब इसका रेशो अगर हमें फाइंड करना है m1 और m2, देखो रेशो फाइंड करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू का यूज़ कर सकते हो आप, इसका या इसका, तो जो भी गिवन है उसका यूज़ कर लेंगे। जैसे हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं y इजिकल्स टू m1 y2, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी 0, y2 की वैल्यू कितनी 6, m1 की वैल्यू कितनी, m1 की वैल्यू कितनी हमें फाइंड करनी है, प्लस m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, y1 की वैल्यू कितनी -3 डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2। ये m1 और m2 इधर आकर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर 0 है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता है। तो 6m1 -3m2, m2 इधर आएगा तो 3m2 हो जाएगा, इधर तो 6m1। m1 और m2 का रेशो चाहिए तो क्या करेंगे, m1 को इधर ही छोड़ देंगे, m2 को नीचे, क्योंकि m1 और m2 का रेशो चाहिए, रेशो आ गया 1:2। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे सिंपल। तो बेसिक आपको ध्यान रखना है, मोस्टली क्वेश्चन बेसिक पर रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। ओके, तो आपको बेसिक वाले पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो आप क्या करो, बेसिक जितनी भी हमारी वीडियो अपलोड है उसका बेसिक ज़रूर देख लो आप, तो आपको पासिंग मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सिंपल होता है। वैसे भी आपने फर्स्ट टर्म में तो फेस कर ही लिया है कि बोर्ड का पेपर कैसा होता है, तो सिंपल ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम।
ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन आते हैं हमारे, जैसे ये वाला आएगा कि पी बी अपॉन 1/5। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे, जैसे दे रखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला 5 है ए पी बी पी, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, ए पी और बी पी का रेशो क्या कर लेते हैं, बी पी उधर लेके आ जाते हैं और ये कितना हो जाता है 5:2 होता है। फिर देख लेते हैं ए पी और बी पी में क्या है हमारे, जैसे पी डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को डिवाइड कर रहा है पी, और इसमें कह रहा है कि ए पी की वैल्यू तो 5 है एंड बी पी की वैल्यू कितनी है, 2 है। कभी कभी ये भी क्या देगा कि ए बी की वैल्यू 7 है, बी पी की वैल्यू 2 है, तो हम क्या कर देंगे 7 में से 2 माइनस करके इसे 5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है आपको, तभी क्वेश्चंस करने हैं। कभी भी आपको हाइपर नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं तब भी आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत गलतियां कर देते हैं बच्चे, तो आपको बिल्कुल पेशेंस रख के क्वेश्चन पेपर करना है और आप इसमें ईजिली क्या कर सकते हो, मार्क्स गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि ये पॉइंट है हमारा और ये वैल्यूज़ है, तो इस वैल्यू में हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू को क्या, अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू हो जाती है। इस तरीके से 2 अननोन आ जाते हैं। और पी की वैल्यू अगर इसने रेशो दे रखा है तो इसे रेशो की वैल्यू रखकर हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने। ओके, नहीं ध्यान रहा तो आप उसमें वीडियो में जाकर इसको देख सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन मुश्किल मतलब आ भी सकता है इस तरीके से। ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सिंपल इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस ईयर में भी आ रहा है हमारा, इस टाइप से आपको बता सकता है। ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन को। तो ये वाले कर लेने हैं आपको। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आपको रेशियो दे रखा है ए पी और पी बी का। तो इसमें भी आपको क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो जहाँ कहीं भी रेशियो दे रखा हो और 3 पॉइंट है हमारे पास, तो इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसमें तो सिंपल हम क्या करते हैं, x=x1 + x2 / 2 y=y1 + y2 / 2, इस तरीके से। तो ये भी वही क्वेश्चन है हमारे। तो बिल्कुल यही हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इस तरीके से कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपको, जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर लेना आप। तो ये मतलब आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया हमारा, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं हमारे इसी तरीके से आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा, इससे ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है हमारी। कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन का हमारा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट की उसकी इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन की जो जिसका कहीं भी एंड नहीं होता। ओके, तो उसके इक्वेशन निकालने के लिए हमने मेथड सीखे थे क्या, कि सबसे पहले जो हमने क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखा था हमने, 2 पॉइंट फॉर्म सीखा था। इस तरीके से स्लोप निकालते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बताओ कि कौन सा पॉइंट इस पर लाई करेगा। तो जो इसे सेटिस्फाई कर देगा वो लाई करेगा। मीन्स एक्स की जगह पर जैसे हमने 1 रखा, वाई की जगह पर हमने 3 रखा, इसको सोल्व किया और LHS RHS इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इस पर लाई करेगा, वरना नहीं लाई करेगा। सिंपल ये क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन क्या रहता है कि वैल्यू पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो के की वैल्यू बताओ। तो एक्स के प्लेस पर पहली वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाली वाई की प्लेस पर वाई रखेंगे हम, इसे सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आता है हमारा ये। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर इंक्लिनेशन, स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पर जो आता है हमारा स्लोप या ग्रेडियंट, ये वाला कॉन्सेप्ट। इंक्लिनेशन मतलब वो कितना एंगल बना रहा है। इंक्लिनेशन मतलब लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, उसी को उसका इंक्लिनेशन कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव इंक्लिनेशन लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज बन रहा है वो तो उसे नेगेटिव इंक्लिनेशन लेते हैं। एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज कितना होता है, 0। मीन्स कि एक्स एक्सिस के अगर लाइन कोई पैरेलल है, जैसे एक्स एक्सिस की लाइन कोई पैरेलल है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, इसका इंक्लिनेशन 0 जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। इंक्लिनेशन ऑफ द वाई एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा, इसका इंक्लिनेशन हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है स्लोप और ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसे कहते हैं, स्लोप किसे कहते हैं। तो ये जो इसका क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है इसका स्लोप बोलते हैं। और स्लोप हम किससे फाइंड कर सकते हैं, इसके इंक्लिनेशन से।
तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमने 2-3 बातें सीखी कि स्लोप इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू मान लेते हैं हम 30 डिग्री दी है तो मैं 30 रखकर tan थीटा से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप अगेन हम फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट से। अगर आपको लाइन पर 2 पॉइंट गिवन किए हैं तो उसकी हेल्प से भी हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दूसरा फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, कि अगर आपको थीटा नहीं दिया है तो 2 पॉइंट्स दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फिर पैरेलल लाइंस आ जाती हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं हमारी, जो लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हो पैरेलल लाइंस, तो उनका स्लोप भी क्या होता है हमारा, इक्वल। जैसे ये वाला देखो, ये अगर पैरेलल लाइंस है तो ये एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी। ओके, तो इसका मतलब इनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल। तो इसमें हम कह देते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब दोनों की इक्वेशन दे देगा, उसमें कुछ अननोन कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे आगे हम। परपेंडिकुलर लाइंस में ये भी रिलेशन आपको बताया था कि परपेंडिकुलर लाइंस में रिलेशन क्या होता है कि इनके स्लोप का रेशो क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू M2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये आ जाता है हमारा m1 इंटू M2 -1 के। ये याद रखना है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर हमने इसमें से सीखा था कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन जैसे दे रखा है हमें, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो m क्या होता है, स्लोप। m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू 0 तो tan 0, तो इसका मतलब स्लोप 0 हो गया। इस तरीके से कह सकते हो आप। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग उस स्लोप इज, उसका स्लोप गिवन क्या है। अगर m की वैल्यू गिवन की है तो आपको इंक्लिनेशन फाइंड कर लेता है। जैसे हमें √3 दिया है, m इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। स्लोप दिया है √3, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा में √3 वैल्यू कहाँ पर होती है हमारी, tan 60 पर। तो tan 60 इज इक्वल्स टू tan थीटा कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। इस तरीके से करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। स्लोप ऑफ द लाइन कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ओरिजिन में क्या करेंगे हम 0 0 ले लेंगे और फिर करेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो किसी को भी आप x1 y1 और y1 y2 लेट कर सकते हो। जैसे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर सकते हो। ओके, तो ये करना है, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं करना कि इसको x1 कर लिया और इसको y2 कर लिया। अगर ये x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा। इस तरीके से लेट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल्स टू AB इफ AB इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल्स टू AB, ऐसी लाइन जो AB के पैरेलल है उसका स्लोप बताना है। तो AB के वैल्यू दे रखी है तो AB का स्लोप निकाल लेंगे पहले और वही इस लाइन का स्लोप होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द AB का स्लोप निकालेंगे। AB का स्लोप मान लेते हैं हमारा m1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2, और आपको पता है m1 इंटू M2 किसके इक्वल होता है, -1 के। m1 की वैल्यू 2 आ गई तो हम क्या करेंगे इसमें 2 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, तो M2 कितना हो जाएगा हमारा -1/2। सिंपल, इस तरीके से कर देते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, जैसे में कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। मतलब ये दोनों लाइन, इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन अगर पैरेलल है तो आपको बताना है कि वैल्यू। तो क्या करते हैं, सिंपल हम दोनों के क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसका स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, लेकिन इसके स्लोप में ये आएगा, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, एक ही वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आए, कभी भी अगर पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आए, मतलब एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे, इनका स्लोप इक्वल दिखा देते हैं। अगर ये एक ही लाइन में तो इनका स्लोप इक्वल होगा, अगर इसका स्लोप इसके इक्वल होगा तो बस क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा कोलिनियर। मतलब इसका स्लोप निकालो AB का, फिर BC का निकालो, दोनों का स्लोप इक्वल दिखा दो, सिंपल सी बात है। फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज -3/4। ये कह रहा है कि इन दोनों को लाइन से ज्वाइन करने वाला जो स्लोप है उसकी वैल्यू -3/4 है। तो आपको क्या करनी है, x की वैल्यू, तो इसका स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल्स टू में रख देंगे -3/4, जो x बचेगा उसकी वैल्यू सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से फिगर में क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पर करना, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है हमें कि साइड AB ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये AB साइड पैरेलल है एक्स एक्सिस को, सबसे पहले इसका स्लोप होगा 0। ये यहाँ पर एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, क्योंकि एंगल्स क्या होते हैं हमारे, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ भी 60 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से एक्स एक्सिस ही हो गया। तो ये 60 डिग्री बनाएगी तो हम क्या कर लेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है √3 आ जाएगा इसका।
ठीक है। ऐसे इसमें ये वाला लेंगे, अगर हम इस वाले का स्लोप लेंगे BC का, तो क्या हो जाएगा इसमें, या तो आप इसको बाहर से ले लो इस तरीके से, या फिर अंदर से ले लो, उसमें नेगेटिव साइन लगा देना। इसमें लगोगे तो आप नेगेटिव साइन लगाओगे, ओके। तो इसका नेगेटिव में √3 आ जाएगा, ओके। सिंपल ऐसे इसको कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें तो 90 आएगा हमारा, और 90 10 90 कितना होता है हमारा, 10 90 आएगा। ये एक्स एक्सिस के साथ मतलब कितना एंगल बना रही है हमारे 90, तो नोट डिफाइन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्लोप। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। फिर ये एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये एक्स को कहाँ पर इंटरसेप्ट करेंगे, मतलब ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये 5 पॉइंट पर 5 डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रही है। इसी पॉइंट को हम 5,0 कर देते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया 5। यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 पर कर रही है, तो ये वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया 4। इसी को हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है हमारी क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक स्लोप दिया होता है हमें, एक पॉइंट दिया होता है, और इन दोनों की हेल्प से क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन आती है हमारी क्या, इसमें नहीं गिवन की है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। इस तरीके से ये स्लोप का ही तो फॉर्मूला है, ये स्लोप का ही फॉर्मूला है। जैसे अगर हमारे पास स्लोप है, जैसे अगर हमारे पास स्लोप है, अगर हमारे पास स्लोप है, अच्छा ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं है ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म तो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब पॉइंट इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो c की वैल्यू होती है ये होता है y पर इंटरसेप्ट, ठीक है। ये होता है हमारा y पर इंटरसेप्ट, जैसे ये दिखा भी रखा है कि y को y पर ये कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, ठीक है। एक लाइन को y पर, जो लाइन है वो y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, इसी को हम c कहते हैं, y इंटरसेप्ट। c क्या होता है हमारा, y इंटरसेप्ट होता है। तो सिंपल, अगर tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा y माइनस कितना y1 और x माइनस x1, इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा ये y माइनस सी और अपॉन में x, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको याद रखना है इसको आपको। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या होती है हमारी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, c करता है y इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास एक पॉइंट दिया होता है और उसका स्लोप भी वन किया होता है, तो स्लोप को m ले सकते हैं हम इसको, और इसमें हम y माइनस y1 x माइनस x1 करके अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो यह आ जाता है y माइनस y1 m x माइनस x1, ओके। तो ये हो जाती है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर टू पॉइंट फॉर्म में बिल्कुल यही इक्वेशन होती है, बस m की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। कैसे, इनके प्लेस पर हम ऐसे रखेंगे, m की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि स्लोप हम कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट से, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, इसी में ही। तो इसी को इसने इस फॉर्म में लिखा है यहाँ पर जो m की वैल्यू है उसी को हम क्या लिख देते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ पर x माइनस x1, ओके। ये हो जाता है हमारा सिंपल। अब क्या कर देंगे हम इसमें, आगे क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड आते हैं जो भी है हमारे। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे ये आ जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन में जैसे इसने कहा है, इसमें क्या फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ए बी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट तो यही रहेगा, और इंक्लिनेशन 45 है तो इससे स्लोप निकाल लेंगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा कर लेंगे, और tan थीटा tan 45, तो tan 45 1 होता है, m की वैल्यू 1 आ गई, बस m की वैल्यू 1 रख दो इक्वेशन में, ओके। और ये क्या हो जाएगा हमारा x1 और y1 इन्हें ऐड कर लेंगे, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है हमारी कि अगर हमारा पॉइंट 3,4 है और m की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ओके। तो कर लेते हैं y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4, m की वैल्यू 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी 3, इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, सोल्व हो जाएगा सिंपली। इसको इस तरह लेके आएंगे हम, 4 को इधर लेके आएंगे 1, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सिंपल, ओके। इस तरीके से कर सकते हैं इसे हम, ऐसे इसको कर सकते हैं 1060 वाले को। तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें देखो ये दिया है हमें 9 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है इसमें 2013 में कि a b और c दिया है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट
ऑफ द मीडियन। मीडियन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, थ्रू ए से बनने वाली मीडियन आपको फाइंड करनी है अगर, और ये ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है, ए से पास होने वाली मीडियन फाइंड करनी है, मान लेते हैं ए डी। तो सबसे पहले हम अगर इस ए डी की इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या होना चाहिए, या तो एक स्लोप होना चाहिए या फिर इस पर एक पॉइंट होना चाहिए। एक पॉइंट तो है हमारे पास लेकिन स्लोप भी नहीं है और दूसरा पॉइंट भी नहीं था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो डी होगा ये मिड पॉइंट होगा बी सी के लिए, और बी सी का मिड पॉइंट डी निकालने के लिए आप सिंपल क्या कर दोगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 2.4 में लगाएंगे, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। इस टाइप से कर सकते हो आप। ओके, ये हो गया। जैसे इसमें दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज x इंटरसेप्ट 5 y इंटरसेप्ट 3, इस तरीके से आपको बताना है। x इंटरसेप्ट 5 मतलब वो x एक्सिस को 5 पर इंटरसेप्ट करती है, y एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट कर सकती है। या तो आप इनसे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बना लो, x एक्सिस को 5 पर इंटरसेप्ट करती है तो ये पॉइंट हो गया 5,0, और ये y एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट कर रही है तो ये पॉइंट होगा 3,0,3। तो इन दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसकी इक्वेशन। ऐसे इन सभी में भी हम x की वैल्यू -4 है तो इसका कोऑर्डिनेट्स आएंगे -4,0, इसका कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,6, दोनों से फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है ये हमारे। ऐसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसे सिंपल हम कर सकते हैं कि राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का स्लोप क्या कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, 45 एंगल बना रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 10 45 1, तो इसका स्लोप 1 हो गया। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट दे रखा है, स्लोप आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे, बताओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे। सिंपल सी बात है, क्यू वाई एक्सिस को कट कर रही है, क्यू वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0,y होगा। इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इक्वेशन फाइंड कर लोगे, लेट कर लेते हैं, आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की आ गई। ओके, तो आप क्या करो, ये वाला पॉइंट इस पर पुट कर दो, मीन्स x की जगह पर 0 और y की जगह y रहने दो। अगर आप x की जगह 0 करते हो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है और क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। यही सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन आप ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। ये हो गया हमारा। तो इतना भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इतना, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया तो वो तो बेस्ट ही है अपने, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी ज़्यादा मतलब इंस्टेंट आपने ही क्या किया है, प्रिपरेशन की है, तो आप इसमें जो बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको वो कर लो आप, तो आप इजीली मार्क्स गेन कर पाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, इसमें क्या है, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें सिमिलरिटी तो नहीं आ रहा हमारा, फिर सर्कल आ जाता है हमारा। क्या आता है, सर्कल। सर्कल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फाइंड करने वाले, कि आपको कैसे एंगल फाइंड करने, प्रूफ वाले क्वेश्चन इस बार आ ही नहीं रहे हमारे। तो सिंपल आपको एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंगल फाइंड करने के लिए बस आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि सर्कल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और आप उसके क्वेश्चन ईजिली फाइंड कर पाओगे। इस चैप्टर को भी आपको कराया हमने, इसके क्वेश्चन से देखने के लिए आप इसमें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये आ जाता है हमारे पास क्या, कि अगर इसमें कह रहा है कि द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आ जाती है सर्कल में यही होती है, क्या, कि अगर कोई भी आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है वो हमेशा डबल होता है किस पर, अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के। ओके, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये वाला एंगल इसका, ये वाला एंगल डबल होगा इस वाले एंगल का, मीन्स अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। क्यों होता है, सिंपल, अगर हम इसे ज्वाइन करें इस तरीके से, अब क्या होगा, ये हमारा एक्सटीरियर होगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, हमारा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये होगा हमारा 2x, ऐसे ही अगर y है तो ये होगा हमारा 2y। तो ये है हमारा xy, और ये हमारा कितना आ रहा है 2x प्लस 2y, मतलब कितना आ रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, तो इसका मतलब इसका डबल है, सिंपल। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल, सेम सेगमेंट जैसे हम लेट कर लेते हैं, ये सेम सेगमेंट हमारा मेजर सेगमेंट में, इसमें बनने वाले एंगल, या फिर कह सकते हैं कि सेम कोड पर बनने वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। क्यों होते हैं इक्वल, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इससे लग रहा है हमारा, इससे लग रहा है कॉन्सेप्ट कैसे, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे अगर इसमें हम अदर एंगल बना देते हैं, अगर हम अदर एंगल बना देते हैं तो ये भी इसका क्या होगा, ये वाला एंगल हाफ होगा इसका, या फिर कह सकते हैं ये वाला एंगल डबल होगा इसका। और अगर ये वाले एंगल भी इसका होगा तो मतलब ये वाले एंगल हमारे इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। ये इधर भी बन सकते हैं, ठीक है, ये इधर भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं उधर ही बनेंगे, ये इधर भी बन सकते हैं।
तो इन एंगल इन्हें सेम सेगमेंट बोलते हैं, जैसे ये वाली आपको थ्योरम दी है, ठीक है। ये है, इसमें लिखोगे अगर आप इसमें रीजन देते तो आप लिख दोगे इसमें एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, रिमेनिंग पार्ट, ओके। इस तरीके से देते हैं हम इसमें। देखो ये भी जैसे सेम सेगमेंट में, ये भी सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा सेम सेगमेंट में बनने वाले। मीन्स आप एक कोड ले लो और कोड से देखो कि उसी सेम कोड से एंगल सबस्टैंड होने चाहिए। ऐसे ही जैसे यहाँ पर हम डी भी ले लेंगे तो इसी सेम कोड से एंगल सबस्टैंड होने चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं इनको। तो फिर साइक्लिक प्रॉपर्टी आ जाती है कि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर बना क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसे याद रखना है आपको, वैसे तो इसका प्रूफ भी दिया है, उसकी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। सर्कल के क्या होता है हमारा, सर्कल के अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है हमारा 180 होता है। मीन्स ये एंगल इसके इन दोनों का एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जो सर्कल के अंदर बने। अंदर किस तरीके से बने कि उसके सभी वर्टिसेस किस पर लाई करें, इसके सर्कमफ्रेंस पर लाई करें। जैसे ये है, मान लेते हैं सेंटर है, आपने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, नहीं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। इसे कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके सभी वर्टेक्स कहाँ पर हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं हम सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है। इसी में दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हम इसके किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, हमेशा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, क्यों होगा इक्वल, तो आपको पता है इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। अगर ये मान लेते हैं 60 है, अगर ये 60 है तो कितना आएगा 120, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। और ये 120 है तो ये 60 आएगा। क्यों आएगा 60, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे तो ये एंगल इक्वल हो जाते हैं हमारे। ऐसा कोई भी एंगल इक्वल हो सकता है, जैसे आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऐसे आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ओके, ये वाला एंगल इक्वल होगा। इस तरीके से बताते हैं हम। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन्हीं प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं हमारे सिंपल, तो इनको करते हैं हम इसमें सिंपल। तो ईजिली हम इनको कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हैं सिंपल। तो इसे कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करते हैं हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और इसमें इस तरीके से क्या कर लेते हैं, एंगल फाइंड कर लेते हैं। इसमें हम ये है हमारा, तो इसमें ये वाला एंगल दिया है हमें 30 और वो दिया है हमें 40, ये दिया है हमें 30 और ये दिया है हमें 40। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ये फाइंड करना है AOC। AOC मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है देखो कि सेंटर पर बनने वाला एंगल अदर पार्ट में बनने वाले सर्कमफ्रेंस में बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है। तो मीन्स अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं इसका ट्वाइस ही हो जाएगा। लेकिन इसे कैसे फाइंड करें, देखो इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इस तरीके से। ये सेंटर है तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 30 तो ये 30 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये 70 हो गया, 70 हो गया, 140 हो गया, खत्म कहानी, ओके। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम इसके क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको देख लेना है आपको सिंपल सा, और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो इसके छोटे बेसिक थोड़ा सा कर लो आप, आइडिया होना चाहिए। कर लिया तो फिर तो बेस्ट ही है, फिर तो सबसे अच्छी बात है। और आप बस क्या करो, अपने कल की तैयारी करो आप, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है तो बस उसी को ही रिवाइज़ कर लो थोड़ा सा, और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, ओके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये आ जाता है हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर सेम क्या है हमारे पास, सेम आर्क है हमारे पास, या भी कह सकते हैं कि सेम लेंथ की हमारे पास कोर्ड्स हैं, तो वो क्या करती हैं, सेंटर पर इक्वल एंगल सबस्टेंड करती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसका भी वीडियो अपलोड है, इसको देख लेना आप थोड़ा सा। इस तरीके से कर सकते हो आप। फिर टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड आ जाते हैं हमारे, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, जिसमें हमारे पास ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये वाला हो जाता है हमारा कि आपको इसमें रेडियस फाइंड करना है, तो किस तरीके से रेडियस फाइंड करेंगे हम, ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें करने के लिए हम इसे ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, और इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्या करेंगे, इसमें इसकी साइड्स को निकालेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है, बिल्कुल आ भी सकता है क्वेश्चन ये। इस तरह के क्वेश्चन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है, ओके। जैसे ही हमें दे रखा है x, ये दे रखा है हमें PQ R, ये x है और हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये भी तो x होगा, ये भी रेडियस सर्कल है, ये भी x होगा, ओके। अब इसमें दे रखी है साइड हमें क्या, इसमें हमें साइड दे रखी है PQ R, PQ, तो PQ दे रखी है इसने 24,
QR दे रखी है हमें 7 और आपको पता है कि ये PR कितनी आएगी 25 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट है या फिर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इसे फाइंड कर सकते हो। आपको पता है ये x है तो ये x होगा, ये x है तो ये x होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर भी 90 होता है हमारा एंगल बिटवीन किसमें, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियाई। तो ये ध्यान रखना हमेशा, अगर टेंजेंट है, टेंजेंट किसे कहते हैं, अगर एक लाइन एक सर्कल को बिल्कुल बाहर से टच करते हुए एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए उसी को टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट का जो पॉइंट जहाँ पर सर्कल को टच करती है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम रेडियस से ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, ये याद रखना है आपको। ये x है तो ये 24 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x है तो ये 7 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि टोटल 7 है। ये 24 माइनस एक्स तो ये 24 माइनस एक्स, ये 7 माइनस एक्स तो ये 7 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्लस कर लेंगे, 24 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, इन दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 माइनस 2x इक्वल्स टू 25। 31 माइनस 25 इक्वल्स टू 2x, माइनस कर देंगे कितना जाएगा 6 इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू 3। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये, लेकिन टफ लग रहा है आपको, तो इस तरीके के क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको कर लेना है आपको। ओके, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं इसमें, उनको भी देख लेना है आपको। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें तो सिंपल कुछ नहीं कर रहे हम, जैसे 9 प्लस एक्स कर दिया, ऐसे इसमें ये क्या कर दिया हमने 2 प्लस एक्स कर दिया, और ये हमें 17 दिया है, हमें पी क्यू 17 दिया है। तो इसमें हमने क्या किया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और इसकी वैल्यू फाइंड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसमें। ओके, फिर ऐसे ही क्वेश्चन है ये हमारे, इनको कर लेने, जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे इस तरीके से। ओके, ये कर लेना है आपको, सिंपल सी क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन वही हो गया हमारा, रेडियस फाइंड करना है, 12 है 13 है, इसको हम फाइंड कर लेंगे, 5 हो जाएगा। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप। जैसे सिंपल इसमें क्या कह रहा है ये कि ABC की वैल्यू 70 है, ABC की वैल्यू 70 है, ये 70 है हमारा। ACB कितना है 50 है, ACB कितना है हमारा 50 है। कह रहा है कि कैलकुलेट एंगल CBT, ये एंगल आपको फाइंड करना, बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है, देखो ये डायमीटर है इसका, ये इसका डायमीटर है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर है, और ये बिल्कुल इसको क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है CT। तो ये 90 डिग्री कब बनाएगा, जब ये रेडियस से पास होगा। अगर रेडियस से पास होगा तो डायमीटर, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, फिर BAT कितना हो जाएगा हमारा, BAT, ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये कितना हो जाएगा हमारा BAT। तो BAT कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये 90 हो गया हमारा, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपल इसको फाइंड करने के लिए हम अपोजिट एंगल का यूज़ कर सकते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये 90 हो गया हमारा पूरा, ये भी पूरा 90 होगा, लेकिन उसमें हम देखो 50 70, ये वाला एंगल 70 है हमारा, तो इसे फाइंड कर सकते हैं। 120 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जैसे वैसे भी हमारा ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा हमारा सिंपल। APT कितना हो जाएगा, APT फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, APT एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बताओ आप APT कितना होगा हमारा एंगल। APT फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, APT फाइंड करने के लिए APT फाइंड करना है हमें APT, ये वाला एंगल कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कितना 30 है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल आएगा। क्या ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं हम, ये वाला एंगल फाइंड हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं सिंपल। देखो ये इधर भी तो 90 बनाएगा, इधर 90 बनाया तो इधर भी 90 बनाएगा, और आपको पता है ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 70 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 ये 30 और ये 30, इन दोनों एंगल का सम होगा तो 10 20 तो ये 10 हो जाएगा सिंपल, तो 10 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे। फिर ये आ जाता है हमारा, इफ द टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट इक्वल, इनके लेंथ्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है, मतलब PA इंटू PB, PA इंटू PB का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, PC इंटू PD के। इसकी हेल्प से हम इसमें वैल्यूज़ दी होती हैं, अदर वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ऐसी एक्सटर्नल वाले केस में भी हम क्या होगा, इसमें एक्सटर्नल वाले केस में भी क्या होगा, PA इंटू PB किसके इक्वल, PC इंटू PD के इक्वल होगा। ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली, जिससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या कहता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड अ कोड
एक टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होता है, जैसे मान लेते हैं कोड है और ये टेंजेंट है, एंगल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल, टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होता है वो ऑल्टरनेट एंगल में बनने वाले एंगल के हमेशा इक्वल आएगा, इस एंगल के। ठीक है, ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल आएगा। मीन्स अगर यही हमारा इस तरीके से बन रहा होता, यही हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा होता ये एंगल, ठीक है, इस इधर की तरफ बन रहा होता तो ये इसके इक्वल आता, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इस वाले एंगल के इक्वल आता। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट हमारे, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। और कि इफ अ कोड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कोड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इसमें क्या होगा, पी ए इंटू पी बी का जो प्रोडक्ट होगा, पी ए इंटू पी बी का जो प्रोडक्ट होगा इसके कोड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, कोड्स के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब पी टी के स्क्वायर के इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी। अब क्या करेंगे हम इसमें, कोड, ये तो टेंजेंट है, सॉरी ये तो टेंजेंट है ना ये हमारी, ये है कोड ए बी। ओके, ये क्या होगा हमारा ए पी या पी ए इंटू पी बी का जो प्रोडक्ट होगा पी टी के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे करते हैं हम इसमें। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सिंपल, इनको कर लेंगे हम। इसका कॉन्सेप्ट नहीं किया तो थोड़ा सा कर लेना आप इसे, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें भी, हमारे सिंपल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाते हैं हमारे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको, तो इनको कर लेना आप। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन आ ही नहीं रहा है, फिर हमारा आगे चैप्टर आता है हमारा, इसमें कौन सा चैप्टर रहेगा, सिलेंडर एंड कोन आ गया। इसके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए कि किसमें क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलेज आपको पता ही है, सिलेंडर का फॉर्मूला आपको बताया था हमने। सिलेंडर, सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सी एस से ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है। टी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा πr² हो जाता है। ठीक है, इनको डिटेल में आपको समझाया था अभी किस तरीके से फॉर्मूले होते हैं हमारे ये, कि अगर कोई सिलेंडर है इस तरीके से शेप में है, इसको हम ओपन कर देते हैं, एक तरफ से कट करके इसको हम ओपन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है ये। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कट किया और इसको इस तरीके से अनफोल्ड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर ये आर है हमारा, तो ये वाली जो लेंथ होगी हमारी, ये लेंथ हमारी कितनी होगी, ये 2πr के इक्वल होगी। ये वाली हाइट h के इक्वल होगी। तो इसका एरिया निकालेंगे, अगर ये रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, l इंटू बी, तो मतलब 2πr इंटू एच। ओके, फिर अगर इसके दोनों लिड जो ढक्कन है इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, ढक्कन किस शेप में, सर्कल की शेप में, और सर्कल का एरिया πr² होता है। तो अगर हम 2πr/h में क्या प्लस कर देते हैं, πr², वो भी 2πr², क्यों, क्योंकि दो ढक्कन है यहाँ पर, दो लिड है, तो हम क्या करते हैं इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं और h+r हो जाता है, इस तरीके से आता है इसमें हमारा। ठीक है, तो ये हमारे सी एस से टी एस से वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच करते हैं, लेकिन इसका एल बी तो है ही नहीं, एल बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, और ये वाला एरिया किसके इक्वल है, πr² के, तो इसलिए πr² में एच की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एल इंटू बी इंटू एच है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाती है सिंपल। फिर इसमें कौन करते हैं हम, इसमें कौन में सिंपल क्या होता है हमारा, सी एस से याद रखना है, इसको हमने बताया था भी कैसे ड्राइव होता है, πr/l होता है। टी एस से कितना होता है इसका, πr ब्रैकेट में l+r होता है सिंपल, और फिर यहाँ पर वॉल्यूम हो जाती है हमारी कितनी, वॉल्यूम हो जाती है 1/3 πr²h। ओके, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी रेडियस, कभी वो सी एस से दे देगा तो इसमें हाइट दे देगा, रेडियस फाइंड करने के लिए कहेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है सिंपल। मेल्ट करके रिकास्ट वाले क्वेश्चन में हमेशा वॉल्यूम इक्वल रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए हमने। ओके, तो इन क्वेश्चंस को करना है। फिर ये वाला जो है होलो सिलेंडर वाला केस है, होलो सिलेंडर का क्या करते हैं हम, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी मेटल की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर देंगे। ओके, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम इसमें, कि अगर वो होलो सिलेंडर है हमारा, इसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसकी जो अंदर वाला रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाले रेडियस अगर हम कैपिटल आर ले लेते हैं, तो बाहर वाले का सरफेस एरिया कितना, बाहर वाले का सरफेस एरिया, बाहर वाले का सरफेस एरिया कितना, 2πr कैपिटल आर, और इसमें ले लेते हैं h, प्लस अंदर वाले का सरफेस एरिया 2πr/h, प्लस कितना, इस रिंग का एरिया, और इस रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, बड़े सर्कल में से πr² में से छोटा वाला सर्कल स्मॉल r² माइनस कर देते हैं, तो इसमें आता है
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से रहता है। लेकिन ऐसे दो रिंग्स हैं, यहाँ पर भी नीचे भी एक रिंग है, तो उसका भी एरिया फाइंड करने के लिए इसको डबल कर देते हैं बस, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है एरिया फॉलो सर्कल, मतलब टोटल जो सरफेस एरिया आएगा इसका। ओके, तो ये कर लेना है आपको सिंपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए हैं, इनको करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका ज़रूर। ओके, इसे कर लेना है आपको। इसमें स्पेयर वाले जितने भी क्वेश्चन, स्पेयर वाले क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं आपको, स्पेयर हेमी स्पेयर ये वाला कोई करने नहीं है, बस कोन और सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा। इसमें ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, एक इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर कर लेना कि आपको जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शन है, जैसे कोई भी आपके पास सॉलिड है आप, और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब अगर उसको काटे किसी भी बीच में से कहीं से भी, तो एक सेम शेप दे, ठीक है, एक सेम शेप दे हमें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ओके, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके की शेप है, जैसे इसने दिया है हमें ये, ठीक है, ये इस तरीके की शेप है। तो इस वाले केस में अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम क्या कर देते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन वाले सरफेस का पेरीमीटर से इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पेरीमीटर इंटू लेंथ कर देते हैं। कब, अगर आपको क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। जैसे अगर आपको नीचे का सरफेस एरिया नहीं चाहिए, जैसे इसमें टनल की बात कर रहा है, नीचे का सरफेस एरिया नहीं होता है, सिर्फ ये सरफेस एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही क्या निकाल देंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2πr, मतलब ये 2πr होता है इसका सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, लेकिन सेमी सर्कल है तो इसका πr हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इन सभी को प्लस करके इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, सरफेस एरिया आ जाता है। और इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए इसके क्रॉस सेक्शन के एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल से एरिया को इसकी लेंथ से, क्योंकि एरिया क्या होता है, L/B। तो इसी का एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया इस, मान लेते हैं रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया, उन दोनों को प्लस कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई इसकी लेंथ से कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट कहता है इसमें ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे इस तरीके से, ये क्वेश्चंस आपको कराए भी हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेना आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में आपको कराया हुआ, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि सबसे पहले साइन कोस में ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होती है, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मतलब ये एंगल सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है ए ही हो, यहाँ थीटा हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ ए है तो यहाँ ए, यहाँ थीटा है तो थीटा, बी है तो बी। ओके, ये 1 होता है हमारा। फिर आता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, इसको इसने इस फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन ये होता क्या है, जो हमारा मेन फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। जैसे इसमें होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसी से ये इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, अलग अलग चेंज कर लेते हैं, इनका यूज़ करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, कैसे प्रूफ करोगे LHS को RHS के इक्वल। तो आपको हमेशा वो साइड लेनी है जो बड़ी हो, और जो साइड छोटी दे रखी हो वो आपको प्रूफ करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आप छोटी से बड़ी चीज़ नहीं बना सकते, बड़ी से छोटी चीज़ बनाना बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन को सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, बस यही बात ध्यान रखने की, सबसे पहले अगर साइन कोस में कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट कर सकते हैं हम, उसका सोल्व हो जाएगा। आधे क्वेश्चन साइन कोस में कन्वर्ट होकर कर देते हैं, कुछ नहीं होते तो उसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही होती है। जैसे कि आइडेंटिटी ये वाली यूज़ होती है हमारी मोस्टली, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जिसमें कहीं क्यूब दिखाई देते हो फिर उसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है हमारी। ओके, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यूब आपको बताइए क्या होता है, ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही क्या होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, और बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है, बस यहाँ पर ए बी के प्लेस पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इनको याद रखना है, तो फिर ये यूज़ होता है। कहीं कहीं पर हम चीज़ों को रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे पावर 4 वाली वैल्यू आती है तो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं स्मॉल वैल्यूज़ में। ओके, ये वाले क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना, जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ए बी एंगल, दो तरीके के एंगल दे रखे हैं, इस तरीके से हमने किया था। फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, जैसे रूट में, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन रूट वाला अगर आ जाता है तो सिंपल इस तरीके से आएगा। ओके, तो
इन्हें कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इनको हम कर सकते हैं ओके अपने एग्ज़ाम के लिए। ये सिंपल है हमारा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन मतलब रेयरली आता है, इसमें से क्वेश्चन अगर आया तो प्रूफ वाला क्वेश्चन हमने कराया था आपको, सिंपल प्रूफ वाले क्वेश्चन जो भी वैल्यू गिवन हो रखी है, जैसे इसमें एम और एन एम और एन के प्लेस पर वैल्यू पुट करो, उससे ये वाली वैल्यू आ जाएगी सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस आया था। हाइट एंड डिस्टेंस में से हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ओके। तो इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हाइट एंड डिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए जो हमने की है। ये क्या होता है हमारा, ठीक है। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सोना चांदी तोले, सोना चांदी मतलब साइन, कोस, सोना चांदी तोले मतलब 10, ठीक है। इस तरीके से भी हमसे याद रखते हैं, या फिर पाकिस्तान बुक का पैसा हिंदुस्तान हमारा, इस तरीके से याद रखते हैं हम इसे, ठीक है। तो साइन कोस 10, और ये 10 का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, और यहाँ पर मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। इस तरीके से हम याद रखते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कोस थीटा कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे सेक थीटा किसके इक्वल हो जाता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मोस्टली केस में टेन यूज़ होता है, साइन यूज़ होता है, यही क्वेश्चन मतलब ये तीनों ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे, क्योंकि हम इन तीनों की हेल्प से सभी को फाइंड कर सकते हैं। ये तो इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं। वैसे आप जिसमें साइन थीटा यूज़ करते हो उसमें आप ये भी कर सकते हो, जिसमें कोस थीटा यूज़ कर रहे हो उसमें आप सेक भी कर सकते हो, इसमें टेन कर रहे हो उसमें कोट भी कर सकते हो। लेकिन हम इस इनिशियली इन तीनों रेशो का ही यूज़ करते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सिंपल। तो इसमें आपको 2 फिगर्स वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जैसे ये वाला हमारा 2 फिगर्स वाले क्वेश्चन है, वही आप करने हैं सिंपल, ठीक है। एब्सोल्यूट जो वैल्यूज़ है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन क्या होता है अदर वैल्यूज़ पर आ जाते हैं तो उसके लिए आपको चार्ट प्रोवाइड होगा, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, ओके। ये क्वेश्चन से आपको कर लेने हैं। जैसे ये बर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इस तरीके से, स्पीड वाला क्वेश्चन, ये एरोप्लेन की स्पीड वगैरह इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये दे रखा है सिप वाला क्वेश्चन दिया है आपको, मैन क्लिप वाला क्वेश्चन दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और सिंपल में तो आपको पता ही है कि जो भी हमारे सिंपल क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं आपको डायरेक्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन हैं हमारे, जैसे हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ एलिवेशन सेकंड, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि हाइट आपको प्रूव करनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना आप, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे, इनको कर लेना। जैसे ये दे रखा है हमें कि टेंजेंट की वैल्यू 5.12 है, इसको कैसे करते हैं हम, तो ये क्वेश्चन हमारे ज़्यादा पुटअप होते हैं। ये रहा हमारा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि लेक में एंगल ऑफ डिप्रेशन, बर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ओके। इन पर आपको ध्यान देना है सिंपल, आपको बेसिक तो सबको पता ही होना चाहिए। फिगर इसमें हमेशा बनाना है आपको, अगर क्वेश्चन दे रखा है उसका फिगर नहीं तो आपको फिगर ड्रॉ करना है, उसको ABC जो भी आप नाम दे रहे हो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व करना है। तो जिसमें फिगर नहीं है आपको फिगर उसमें ज़रूर बनाना है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है इसमें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको हिस्टोग्राम और वो गिफ्स वगैरह बनाने सिंपल होता है। तो हमारा हिस्टोग्राम में मतलब ये आपने 9th क्लास में भी किए हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। ये हमारा मोर देन वो भी का ग्राफ हो जाता है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो अपर लिमिट होती है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं कि नेक्स्ट वाली में प्लस करते हैं। जैसे यहाँ 7 तो पहले 7 रहता है, 7 में 9 + 16, 16 में 12 + 20, 8 में +8 + 36 में 6 + 42। फिर ये वाली अपर लिमिट्स ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, जैसे हमारा बना रहा 10,7, 10,7, 15,16, ओके। और ये 20,28 इस तरीके से, 25,36, 30,42, इसी को हम इस तरीके से ग्राफ पर दिखा देते हैं। ये वो का ग्राफ हो जाता है हमारा सिंपल, ओके। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इतना टफ चैप्टर नहीं है ये बिल्कुल भी, इस तरीके से बना सकते हो आप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन आपने किए थे मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस, ओके। इनको करना है आपको मीन मीडियन मोड, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चंस हैं हमारे, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड आ रहा है FI XI, और ये हमारा मीन
एज्यूम मीन मेथड जैसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं, तो ये वाला मेथड आपको कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको इसको करना है। ओके गाइस, तो ये इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन है। फिर ये मीडियन का क्वेश्चन आ जाता है हमारा सिंपल। तो मीडियन का क्वेश्चन फिर जैसे हम ग्राफ से करते हैं, और फिर उसमें इस तरीके से आपको बताया था कि रो डाटा का मीडियन हम किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो सिंपल इसमें इवन और ओड वाला जो कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या निकालते हैं, मीडियन को फाइंड करते हैं। फिर ये ग्रुप डाटा आ जाता है हमारा। ग्रुप डाटा में हम टेबल बनाकर, मतलब इस तरीके से ग्राफ बनाकर उसके मीडियन को चेक करते हैं कहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारी। फिर मोड वाली वैल्यू आती है, मोड जिस सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्वार्टाइल n/4, और फिर इसमें n+1/4 टर्म। तो ये अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल, ये केस दे रखे हैं आपको कि जब इवन और ओड वाला केस होता है। ओके, जब हमारा ओड वाला केस होता है तो सिंपल n+1/4 टर्म, और बस n की जगह n+1 हो जाता है, n की जगह n+1 हो जाता है, फॉर्मूला ही रहता है n की जगह n+1 हो जाता है कि n/4। तो यहाँ पर भी तो n/4 है, बस n की जगह n+1 हो जाता है, जिससे 4 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो इसे लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, इसे अपर क्वार्टाइल। और इसमें जो इंटर क्वार्टाइल होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है Q3 - Q1, इसे इंटर क्वार्टाइल कहते हैं। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया है कि लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल बताओ आप, तो ये ध्यान रखना है आपको सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट। ओके, ये मीडियम वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको, इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। फिर ये मोड आ गया। मोड में भी जो रो डाटा में जो मतलब सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसी को मोड कह देते हैं। ओके, टैबलेट डाटा में जो भी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है हमारा, उसको मोड कह देते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर 18 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कौन 122, तो 122 इसका मोड है। ग्रुप डाटा के लिए हम इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाते हैं, और हिस्टोग्राम में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है उसी के डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, और इससे मिलने वाली वैल्यू ही मोड हो जाती है हमारी। इस तरीके से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाती है हमारी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का सम हमेशा 1 आता है। ठीक है, जितने भी इवेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी में, उन सभी का सम 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं किसी बैग में 5 रेड बॉल्स 6 ब्लैक बॉल्स, इस तरीके से आपकी 4 क्या दे रखी हैं, ब्लैक बॉल्स, और ये ग्रीन बॉल्स दे रखी हैं। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उन सभी का प्रोबेबिलिटी का सम करोगे, तो उसका भी आंसर सब बनाएगा। फिर ये वाले क्वेश्चंस बताए थे आपको कि कोइन वाले क्वेश्चंस में कैसे हमारे आउटकम्स बनते हैं। ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। फिर इसमें डाइस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इक्वली लाइक आउटकम्स। ओके, जो इक्वली आते हैं हमारे, तो इस तरीके से। फिर ये वाले कॉन्सेप्ट के थे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं कि इवेंट और नॉट एन इवेंट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एनी इवेंट ई, द इवेंट ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड इज डिनोटेड बाय ई डैश। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1। मतलब किसी भी होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो 1 आता है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कह सकते हैं यहाँ पर सिंपल। ओके, तो इसका होने और ना होना, जैसे किसी का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5, मतलब 1 में से माइनस कर देते हैं। इन दोनों का क्या कहते हैं, इन दोनों इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ये कार्ड का सिस्टम बताया था आपको, कार्ड वाला ध्यान रखना है, कार्ड से जरूर क्वेश्चन आ जाता है जैसे। ठीक है, तो सिंपल कार्ड्स को हम ध्यान रखते हैं कि हमारे कितने टाइप से कार्ड होते हैं। तो ये बताया था आपको प्रोबेबिलिटी में। अगर आप देखना है तो कार्ड वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल में कार्ड के बारे में आपको बताया है। फिर ये वाले क्वेश्चंस किए थे हमने सिंपल। ठीक है, इसमें से आपको कार्ड वाले, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे ये नोट अ ब्लैक कार्ड, इस तरीके से हैपनिंग एन इवेंट, सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, तो इवन नंबर प्राइम नंबर का ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ये प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा। ओके गाइज, तो बस आपको ये अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। सिंपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइज। बस अच्छे से आपको एग्ज़ाम को करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। ओके, ईजिली एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है आपको। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको थोड़ी सी स्पीडली क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। कैलकुलेशन की मिस्टेक्स को आपको देखना है कि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो, क्योंकि मोस्टली कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है जिसमें मार्क्स हमारे कट जाते हैं। ओके,
तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।